नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं आपके सामने कुछ साइंस और मैथ के क्वेश्चन जो आपकी रीट 2025 से भी रिलेटेड है, उसमें भी आपके काम आएंगे। और अगर कोई बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं क्लासेस में पढ़ता है तो उनके भी वो काम आएंगे। तो आओ देखते हैं, पहले साइंस के क्वेश्चन, बाद में हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है प्रकाश से संबंधित। यहाँ पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण, जिसे कोण आई से दर्शाया जाता है, वो मतलब परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर जो नियम दे रखा है वो पहला दे रखा है, कोण आई बराबर कोण आ, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा सदैव बराबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है उत्तल दर्पण यूज कहाँ होता है, उसके बाद आप खुद बता देंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों, वो आपकी बाइक होती है, स्कूटी होती है, आपकी गाड़ियां होती है, उनमें साइड मिरर जो लगे होते हैं उसके अंदर उत्तल दर्पण लगा होता है। तो उसके अंदर दोस्तों जो प्रतिबिंब आपको दिखता है, पीछे वाले व्यक्ति का जो उसमें प्रतिबिंब दिख रहा है, वो हमेशा सीधा दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा वो आपको छोटा दिखाई देगा और आभासी दिखाई देगा। तो देखिए सीधा, छोटा और आभासी जो आंसर है वो ए में मिल जाएगा। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग में लिया जाता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष होता है, वहां पर लेंस प्रयोग में किया जाता है, दर्पण प्रयोग में नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। दो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, निकट यहाँ पर उल्टा होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसे निकट पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। और जिनको दूर दृष्टि दोष होता है उसे दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ हमसे पूछ रखा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में किया जाता है, क्या प्रयोग में किया जाता है। तो सबसे पहले उत्तर होगा लेंस प्रयोग में किया जाता है, मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिससे निकट दृष्टि दोष होता है, पास की वस्तुएं साफ दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही, वो हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करता है। और जिसे दूर दृष्टि दोष होता है, जिसे दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती, उसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है डेसिमल, डेसिमल, हर्ट्ज, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल, डीबी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डी छोटा लिखा जाता है और बी बड़ा लिखा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले आवर्त, जैसे हर्ट्ज का दे रखा है, तो ये आवर्ती का मात्रक होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑप्शन है वायु में, पानी में, निर्वात में, उपरोक्त सभी। तो वायु में ध्वनि का संचरण होता है, तभी हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। पानी में भी ध्वनि का संचरण होता है, निर्वात में जो होता है वो ध्वनि का संचरण नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का आपका, दाब का मात्रक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं दाब P इक्वल टू F अपॉन A, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और A मतलब क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसा कि हमें यहाँ ऑप्शन बी में देख रहा है। हमें इतना ही देखते हुए सही नहीं करना है, पहले सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला जो आंसर है, पहला ऑप्शन है उसमें पास्कल दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी में दे रखा है ए व बी दोनों, डी में कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और इसको साथ में पास्कल लिखा होता है, जिसमें पी बड़ा और ए छोटा लिखा। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों मात्रक होते हैं दाब के, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसके बाद हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों हमने साइंस के क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखते हैं कुछ मैथ के क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है निम्न में से सह अभाज्य संख्या है। तो आपको ध्यान होना चाहिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, सह अभाज्य संख्या जो होती है वो पेयर में दी हुई होती है, जोड़े में दी हुई होती है। जैसे देखो आपको दे रखा है 83, 11, 99, 7, 37, 43, उपरोक्त सभी। तो सह अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। जैसे आपने कोई संख्या ले ली 8 और 11, तो क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये सह अभाज्य संख्या है। अब आप कह दोगे कि भैया ये तो 2 के पहाड़े में आता है, 8 तो आता है, लेकिन क्या 11 आता है? नहीं आता ना। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। जैसे देखो 83, 11 दोनों, 83 और 11 ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसके अलावा 37, 43 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 99 और 7, 99 3 के पहाड़े में आता है, 11 के पहाड़े में आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी आपस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किसी बहुभुज की दो भुजाएं जहां मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष, विकर्ण, कोण, कोई नहीं। तो देखो ये तो सीधी सी बात है। मान लो कोई पंचभुज ले रखा है आपने, ठीक है, ये पंचभुज ले रखा है। पंचभुज में क्या है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये जहां मिल रही है इसे क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। कोई चतुर्भुज, वर्ग कुछ भी ले रखा है, इनमें जहां दो भुजाएं मिलती है वहां क्या कहा जाता है? इसे शीर्ष कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, शीर्ष। अगला कह रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य क्या होगा? तो सबसे पहली बात देखो, जब आपको माध्य निकालना हो, माध्यिका निकालना हो, तो इनको एक क्रम से जो होता है लिखा जाता है। अब वो क्रम कैसे होता है? छोटे से बड़ा। हालांकि यहाँ पर ये क्रम से लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये संख्याएं विषम होती, जैसे यहाँ पर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। अगर यहाँ ये विषम होती, अगर मान लीजिए ये 9 होती तो क्या करते? इसमें एक जोड़ते, बटे में 2 कर देते, तो ये आ जाता 10/2 कितना? 5। तो जो पांचवी संख्या हो जाती, 1, 2, 3, 4, 5, वो इसका मध्य हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, संख्याएं सम है। तो देखिए फिर कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 संख्याएं हैं तो 4 इधर से ले लेते हैं, 4 उधर आगे से ले लेते हैं, 4 पीछे से ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4 आगे से ले ली, 4 पीछे से छोड़ दो, 1, 2, 3, 4। अब बीच की जो दो संख्याएं हैं इन दोनों को जोड़ दो और इसमें 2 का भाग लगा दो, वही इसका माध्य होगा। अगर यहाँ पर तो क्या है, संख्याएं टोटल 10 है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 9 संख्याएं रहती, ये 20 नहीं दिया हुआ था, तो आगे से 4 छोड़ दो ये वाली और पीछे से 4 छोड़ दो ये वाली, तो इसका 10 माध्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें सवाल में जो है 20 दिया गया है। अब संख्याएं होगी टोटल 10, तो क्या करेंगे, 4 आगे से छोड़ेंगे, 4 पीछे से छोड़ेंगे, बीच में जो दो संख्याएं बचती है उन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। तो 12 और 10 को जोड़ा तो 22 आया, 22 में 2 का भाग लगाया तो उत्तर आता है 11। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्लॉट की चौड़ाई, आयताकार प्लॉट है, इसकी चौड़ाई 44 फीट है तथा लंबाई, ये लंबाई दी हुई है, गलत लिख दिया है, लंबाई जो है ये 44 फीट है और चौड़ाई इसकी 90 फीट है। तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। चूंकि आप आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो हम गुणा कर देंगे 44 गुणा 90, ये जो आ जाएगा फीट स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उत्तर किसमें दे रखा है, अच्छा हमें उत्तर ऑप्शन दे रखे हैं वर्ग गज में, हमारा उत्तर जो है वर्ग फीट में है। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि चूंकि हम जानते हैं एक वर्ग गज बराबर होता है 9 वर्ग फीट, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हमें इसको जो है इसको वर्ग गज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हम निकाल देंगे 1 वर्ग फीट बराबर, इस 9 को इसके अपन में लेंगे, 1/9 वर्ग गज। ये लीजिए, ये हमारे पास हो गया कि 1 वर्ग फीट बराबर इतना होता है। तो 44 × 90 वर्ग फीट बराबर कितना होगा? तो इसको आपस में, यहां से 1 वर्ग फीट का मान हमारे पास इतना है, तो इतने वर्ग फीट बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो ये देखिए गुणा कर देते हैं, 44 × 90 बटे में 9, ये इससे कट जाएगा, 10 आएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा 440 वर्ग गज। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 440 वर्ग गज। तो देखिए इसमें जो 440 वर्ग गज, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने रीट 2025 से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन देखे, उसके बाद हमने मैथ के देखे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।